Hello friends, today we are going to discuss another very important topic that is DNA replication. दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेल साइकिल की एस फेज में होती है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डीएनए का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये स्ट्रैंड्स अनवाइंड करते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड्स अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। इस तरीके के मोड को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको समझने के लिए आप लोग मेरे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये चैनल आपका है, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम है, किंतु सेम होने के बावजूद भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस डिफरेंस के कई सारे रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि वो है डीएनए का अमाउंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो आपको सबको मालूम है सिंगल सर्कुलर डीएनए है, नंबर एक। और दूसरी बड़ी चीज क्या है कि साइज बहुत छोटा है डीएनए का कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, मतलब बहुत सारे डीएनए के पीसेज हैं, नंबर वन। दूसरी चीज ये कि डीएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये डीएनए के रेप्लिकेशन को काफी मुश्किल बना देती है यूकैरियोट्स के अंदर, किंतु बेसिक जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम उसी बेसिक प्रोसेस को आज समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब जो मेन बात है वो ये है कि दोस्तों डीएनए जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप लोग सब जानते हो कि दो हेलिक्स हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड है। करना क्या है अपने को कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए तो ये एक स्ट्रैंड है और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स दोस्तों बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बना लेंगे, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए। ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बट यह समझने वाली बात क्या है, समझने वाला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पूरी तरह से खुल करके अलग अलग हो जाए। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। होगा क्या कि जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होते चले जाएंगे, वैसे वैसे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज भी होता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए कि दोनों स्ट्रैंड्स इस तरीके से हैं, तो एक स्ट्रैंड ऐसे खुल रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ओपन अप होते चले जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता चला जाएगा इसके अलावा ऐसे। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी। दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यदि हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पूरी तरह से अलग अलग कर देंगे तो डीएनए बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए इतना बड़ा है कि दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही समय पर पूरा का पूरा अलग कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपको मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अट्रैक्शन बॉन्ड्स होते हैं, तो वो वापस से एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो इतने बड़े डीएनए को एक साथ अलग करना ये संभव दोस्तों नहीं है। तो जैसे जैसे अलग अलग होंगे वैसे वैसे नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। अब प्रोकैरियोट में तो इस बात को समझा जा सकता है कि भाई एक तरफ से काम शुरू हो गया और चलता चला जाएगा क्योंकि डीएनए का अमाउंट बहुत छोटा है। बट प्रोकैरियोट में एक समस्या दूसरी ये है कि जो डीएनए है वो सर्कुलर है। आपको मालूम है कि डीएनए कुछ इस तरीके का है ना, तो एक जगह से हमें खोलना पड़ेगा इसको और दोनों डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी हो गई दोस्तों, एक ही सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होगी किंतु दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगी लाइक दिस। ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। किंतु यदि यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में तो सर्कुलर डीएनए नहीं है, डीएनए बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना। यदि अपन बात करें तो डीएनए इतना लंबा यदि है, मान लेते हैं, तो इसका यदि एक तरफ से यदि हम काम शुरू करें, यानी कि यहां से हम रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते चले जाएं, तो यहां तक दूसरे सिरे तक पहुंचने में दोस्तों बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो यह संभव नहीं है। तो यूकैरियोट्स
या यूकैरियोटिक सेल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको समझना है। क्या तरीका हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक काम हो सकता है कि काम को यहां से भी शुरू कर दो और यहां से भी शुरू कर दो। आपकी बात कुछ हद तक सही है, किंतु यूकैरियोटिक सेल के पास इतना भी समय नहीं है, यानी कि उसको ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस और भी ज्यादा तेजी से करानी है, और भी ज्यादा फास्ट करानी है। तो क्या तरीका हो सकता है? मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको एक बहुत लंबी वॉल तैयार करनी है, दीवार बनानी है, वॉल बनानी है, ठीक है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है। तो आपने क्या किया कि वो एरिया मार्क कर लिया जहां जहां आपको वॉल बनानी है। मान लीजिए वॉल बनाने का आपका रास्ता ये है ना, इस लाइन के अलोंग अलोंग आपको वॉल बनानी है। ये आपके पास मैप ऑलरेडी तैयार है और आपको ये काम बहुत जल्दी यदि खत्म करना है तो आप एक तरफ से वॉल बनाना स्टार्ट करने की बजाय आप दोनों तरफ से करोगे? नहीं, आप एक काम और भी करोगे कि क्योंकि आपके पास मैप तो है ही ना, आप बीच बीच में से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा मैप है। तो आप यहां से इधर भी जा सकते हो, यहां से इधर भी जा सकते हो, यहां से इधर भी जा सकते हो और यहां से इधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टी पॉइंट ओरिजिन इसका आप कर सकते हो। कई कई जगह से आप वॉल बनाना स्टार्ट कर सकते हो और दोनों डायरेक्शंस में आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जहां दोनों मिल जाएंगे वहां उतने स्ट्रेच की जो वॉल है वो कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे करके सारी की सारी वॉल पूरी की पूरी मिल जाएगी एक दूसरे से और एक सिंगल वॉल बन करके तैयार हो जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसा ही डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर होता है, यानी कि ये जो डीएनए है इसमें बीच बीच में पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर पर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। तो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन के बीच की एक जो डिस्टेंस है ना, ये लगभग करीब करीब मान के चलिए 20,000 से करीब 3 लाख न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जितना लंबी करीब करीब रहती है। अलग अलग सेल्स में या अलग अलग तरह के डीएनए में ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, बट करीब करीब हम मान लें कि 2 लाख से 3 लाख ऑन एन एवरेज अपन मान सकते हैं। तो ये डिस्टेंस है जिसको कि हमें रेप्लिकेट करना है। अब यहां समझिए दोस्तों, हम समझेंगे कि यह काम किस तरीके से होगा। देखिए, ये जो डीएनए है थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि ओरिजिन यहां पर है और यहां पर है, केवल हम 2 ओरिजिन ले लेते हैं केवल आपके समझाने के लिए। तो यहां क्या होगा बच्चों, बीच में से यहां से ये डीएनए खुल जाएगा, है ना। तो ये डीएनए कैसा हो जाएगा बच्चों, लाइक दिस। फिर यहां पर भी ये खुल जाएगा लाइक दिस, किंतु यहां का भी ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो बीच बीच में आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके की बबल्स बन जाएंगी। ये एक रेप्लिकेशन बबल बन गई। क्या बन गई बच्चों, एक रेप्लिकेशन बबल बन गई, ठीक है। बबल का जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल जो सेंटर ऑफ द बबल है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर लाइन है इससे इधर भी होगा और इधर भी होगा, है ना। बिल्कुल यहां पर भी बिल्कुल ऐसे होगा, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों तरफ होगा। तो एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, कभी भी आप डायग्राम बनाएं तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है। ओवरऑल डायरेक्शन खुले हुए हिस्से से उस हिस्से की तरफ होती है जो कि अभी खुला हुआ नहीं है। समझ, कई बार बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, डायग्राम जो बनाते हैं डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं इस वाली साइड में, तो वो गलत हो जाएगा। यदि इस बबल का मैं आधा हिस्सा ले लूं, केवल इतना हिस्सा ले लूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए इतने हिस्से को मैं छुपा लेता हूं, तो इतने हिस्से को मैं क्या बोलूंगा, रेप्लिकेशन फोर्क। और इसी फोर्क पर हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस को समझेंगे भी। अब सुनिए, रेप्लिकेशन मान लीजिए इधर प्रोसीड कर रहा है और ये वाला इधर प्रोसीड करेगा। तो जैसे जैसे प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे नया डीएनए बनता चला जाएगा, ऐसे इधर भी बनेगा। मैंने बताया ना आपको, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे नया भी बनता चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जब खुलेगा, ये वाला पोर्शन जब खुलेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों बबल्स आपस में मर्ज हो जाएंगी लाइक दिस। तो एक बड़ी बबल बन करके तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, एक बड़ी बबल बन जाएगी। इसी तरीके से आगे की जितनी भी बबल्स हैं सब आपस में धीरे धीरे करके मर्ज होती चली जाएंगी और फाइनली व्हाट विल यू सी कि
फाइनली व्हाट विल यू सी कि पूरा का पूरा दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे और दोनों डीएनए, फाइनली व्हाट विल यू सी कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे अपने अपने न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के साथ, और इस तरीके से डीएनए के दो नए मॉलिक्यूल्स दोस्तों बन जाएंगे। तो आई थिंक एक ओवरऑल मैकेनिज्म आपके दिमाग में अब बनने लगा होगा, तो उसी को ध्यान में रखिए। और अब इस सारी प्रोसेस की बारीकियों को हम लोग समझेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज को समझेंगे, आपके समझ में तुरंत आधा चला जाएगा। देखिए अभी ये जो बबल थी इसका आधा हिस्सा यदि मैं देखूं तो वो कुछ कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। तो ये जो आज आधा हिस्सा है ना दोस्तों, ये जो आधा हिस्सा है इसको मैं दोबारा बना दूंगा। इस इतने आधे हिस्से को दोस्तों अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो ओवरऑल जो डीएनए की रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होगी वो इस चौड़े हिस्से से हमेशा नैरो वाले हिस्से की तरफ होगी, खुले हुए पार्ट से उस पार्ट की तरफ होगी जो अभी खुला हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जिनको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर जो सिंथेसिस होती है वो साइमल्टेनियस होती है, एक साथ होती है और एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन यही होगी बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ सारे कंसिडरेशंस ध्यान में रखेंगे तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में बहुत आसानी से आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है दोस्तों वो ये है कि ये जो डीएनए है जब आप इसको बीच में से खोलोगे, जब आप इसको बीच में से खोलोगे तो ये खुलने में बहुत दिक्कत करेगा आपको। इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करने का काम कौन करेगा? एक एक एंजाइम के नाम हम लोग यहां लिख सकते हैं, वो है दोस्तों हेलिकेज। क्या नाम है दोस्तों? हेलिकेज। H से H आप याद रख सकते हो, H फॉर हेलिकेज एंड H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो हेलिकेज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बीच में से कट करके बबल बनाएगा। मान लीजिए कि इसने इस तरीके से किया और बबल बनाने की कोशिश की। अब ये बहुत लंबा पीस है, मैं तो एक छोटा सा पार्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक का वायर देखा होगा, है ना? उसमें दो वायर्स जो होते हैं ना, वो वाला वायर आपने देखा होगा। यदि आप उसको बीच में से ऐसे करके अलग अलग करें तो क्या होगा? हो तो जाएंगे, किंतु जैसे ही आप उसको छोड़ोगे व्हाट विल हैपन? ड्यू टू कॉइलिंग टेंशन वो वापस से एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाएंगे, वापस से जो वाइंड हो जाएंगे और लिपट जाएंगे एक दूसरे के चारों तरफ। तो वापस से ये सिचुएशन फिर बन जाएगी। तो हेलिकेज की हुई जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ये अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वीक अट्रैक्शन बॉन्ड्स है, तो ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट कर लेंगे और वापस से ये स्ट्रक्चर फिर बन जाएगा। अपने को वो बनने से रोकना है, तो वो कैसे रोका जाएगा? ये जो कॉइलिंग की टेंशन है ना इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों को एक दूसरे के चारों तरफ फिर से लिपटा रही है, वो कॉइलिंग की टेंशन कौन रिमूव करेगा? तो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए जाइरेज। ये तो आप प्रोकैरियोट्स के अंदर देखेंगे, किंतु यूकैरियोट्स के अंदर इसकी जगह है टोपोआइसोमरेज। ये जो टोपोआइसोमरेज है ना दोस्तों, इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। निक एंड रीसीलिंग एंजाइम। निक का क्या मतलब होता है? अच्छा, आप खुद दिमाग लगा करके बताओ। वही वायर वाला एग्जांपल यदि अपन लेकर के चले हैं तो आपको इस कॉइलिंग टेंशन को निकालना है तो कैसे निकालोगे? पूरा आप सब खोल नहीं सकते, केवल बीच में से एक छोटी सी बबल जो बनी है उसकी कॉइलिंग टेंशन आपको दूर करनी है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक कट लगा दो यहां पे, यहां एक कट लगा दीजिए। ठीक है, कट लगाने से क्या होगा कि ये दोस्तों थोड़ा सा खुल जाएगा, है ना? ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा यहां से खुल जाएगा ऐसे। अब खुल जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्री हो गया और ये भी फ्री हो गया, तो ये घूम करके अपनी कॉइलिंग टेंशन को दूर कर लेगा। जो भी इसमें टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दूर कर लेगा। जब इसकी टेंशन दूर हो जाएगी तो आप इसको वापस से जोड़ सकते हो, है ना? इसीलिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, निक एंड रीसील। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं दोस्तों? निक। निक का मतलब होता है कट और फिर वापस से उसको जोड़ देना जब टेंशन दूर हो जाएगी।
तो टोपोआइसोमरेज जरूरत के हिसाब से एक स्ट्रैंड में या दोनों स्ट्रैंड्स में इस तरीके के कट्स लगा सकते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को उनको तोड़ना पड़ेगा और उसको वापस से सील भी करना पड़ेगा। खास बात यह है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को यहां निकाला नहीं जा रहा है, किसी को अंदर ऐड नहीं किया जा रहा है, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट करके उसको दोबारा सील किया जा रहा है टेंशन को दूर करने के लिए। समझ में आ गया? टोपोआइसोमरेज कई सारे टाइप के होते हैं जो कि आज के हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। कुछ टोपोआइसोमरेज को एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, कुछ बिना एटीपी के काम करते हैं, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करके जो एनर्जी निकलती है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज के बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो गया है कि हमको ये पता लग गया है कि किस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनके बीच की टेंशन को दूर करना है। अभी एक समस्या और है, टेंशन भी दूर हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी काट दिया, किंतु हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया ना अभी अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, हो सकता है गलती से कभी कभी कुछ हिल जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये दोनों स्ट्रैंड वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश कर ले। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको कहते हैं हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या नाम है दोस्तों? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। शॉर्ट में इनको बोल सकते हैं SSBP, है ना। इसी तरह से डबल हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स भी होती हैं जो डबल हेलिक्स को बनने नहीं देती, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका जिक्र अक्सर किताबों में होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लिप की तरह से काम करती हैं, क्लिप की तरीके से। जैसे यहां पर एक क्लिप लगा दीजिए आप, एक यहां क्लिप लगा दीजिए, एक यहां क्लिप लगा दीजिए, एक यहां क्लिप लगा दीजिए। तो ये क्लिप्स क्या करती हैं कि डीएनए को बांध करके अपनी पोजीशन पे रखेंगी और इनको मिलने से रोकेंगी। ठीक है, तो ये तीनों जो एंजाइम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर समझ लीजिए। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा, बबल की जो कॉइलिंग टेंशन है उसको कौन दूर करेगा? टोपोआइसोमरेज। और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो सिंगल हेलिक्स बनी है उसको स्टेबलाइज करेंगी, उसको वापस से डबल हेलिक्स बनने से रोकेंगी और उनको अपनी पोजीशन में रखेंगी, सो दैट जो हमारा मेन एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज वो ठीक से काम कर पाए। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट थी, प्री रिक्विसाइट्स थी, जो कि अब आपकी समझ में अच्छे से दोस्तों आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन हीरो है, जो हमारा मेन एंजाइम है, जो सारा का सारा खेल खेलेगा, उसका नाम है दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं अब। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स में तो इनफैक्ट बहुत सारे तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हैं, और प्रोकैरियोट्स में यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज मेनली 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो हमारा मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है, जो मेन रेप्लिकेशन की प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा, वो है दोस्तों टाइप 3, है ना। तो ये याद रखना है आपको, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो है वो टाइप 3 है। टाइप 1 का काम क्या होता है? आरएनए के प्राइमर्स को निकालना, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। तो ये एंजाइम है दोस्तों टाइप 1 वाला, ये प्रूफ रीडिंग में भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये आरएनए के प्राइमर्स वगैरह क्या होते हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। टाइप 2 जो है ये एरर करेक्शन या डीएनए के रिपेयरिंग में इस्तेमाल होता है। तो जो मेन एंजाइम है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और डीएनए पॉलीमरेज कोई छोटा मोटा एंजाइम नहीं है, एक बड़ा होलो एंजाइम है ना। ये जो एंजाइम है इसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज भी होती हैं, केवल एक मेन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब जिसके द्वारा हम किसी न्यूक्लियोटाइड को निकाल सकते हैं, अलग हटा सकते हैं, ठीक है, अंदर लगा भी सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एक बड़ा एंजाइम है, एक होलो एंजाइम है ना। अब क्योंकि बड़ा एंजाइम है तो इसकी कुछ खास आदतें भी होंगी, कुछ खास इसकी बातें भी होंगी, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं उनको जरा समझ लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की सबसे बड़ी जो एक दिक्कत है, परेशानी है, वो ये है कि ये कभी भी किसी भी नई चेन को अपनी तरफ से सिंथेसाइज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे हम ये कहें कि ये कोई ट्रेन है जैसे, तो ट्रेन में कभी भी ये इंजन लगाने का काम नहीं कर सकता। पीछे आप जो डिब्बे हैं ना, कोचेज हैं, वो कितने भी लगवा लो कोच, इंजन लगाने का काम इसका नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ
कि इसको अपना काम करने के लिए पहले से एग्जिस्ट करते हुए एक छोटी सी चेन चाहिए ही चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी चेन चाहिए। इनफैक्ट इसको क्या चाहिए, यदि ये 5 प्राइम एंड है तो इसको एक 3-OH ग्रुप चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसके 5 एंड को 3OH एंड से जोड़ देगा, है ना। ये 5 प्राइम एंड है तो इस 5 प्राइम एंड को 3-OH एग्जिस्टिंग 3-OH के साथ जोड़ देगा, समझ रहे हैं ना। पहला न्यूक्लियोटाइड ये अपनी तरफ से कभी भी नहीं जोड़ सकता, शुरुआत नहीं कर सकता, पहले से एग्जिस्ट करता हुआ कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप इसको ऑलरेडी चाहिए, क्योंकि इसको चाहिए क्या, 3' एंड पर एग्जिस्ट करता हुआ एक OH ग्रुप इसको चाहिए अपने काम करने के लिए। तो ओवरऑल क्या होगा, मान लीजिए इसको जोड़ देता है तो आगे जोड़ता चला जाएगा ये, ठीक है। तो एंड कहां करेगा, जहां पर भी एंड करेगा वो एंड कौन सा होगा दोस्तों, 3 प्राइम एंड होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन की जो ओवरऑल डायरेक्शन होगी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसिस करेगा वो हमेशा करेगा 5 से 3 की डायरेक्शन में। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आप बिठा लीजिए, कभी भी ये चीज कभी बदलेगी नहीं। दोबारा सुन लीजिए कि न्यू सिंथेसिस जो भी डीएनए पॉलीमरेज करेगा वो कहां से कहां होगी दोस्तों, हमेशा याद रखिए 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ होगी, ठीक है। अब ये सिंथेसिस किसके अलोंग होगी, किसी ना किसी टेम्पलेट के अलोंग ही तो होगी ना। तो टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, 3 to 5, क्योंकि हमेशा दोनों चेन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, तो आपको मालूम ही है। तो जो टेम्पलेट है ना, जिसको पढ़ करके ये सिंथेसिस हो रही है, यानी कि यदि यहां पर जैसे सपोज करें T है तो सामने A आएगा, यदि यहां पर मान लीजिए C है तो यहां पर क्या आएगा, G आएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे तभी तो अगला वाला ऐड करेंगे ना, टेम्पलेट को रीड करेंगे और नए की सिंथेसिस करेंगे, ये सारा काम होना है। तो जो हम टेम्पलेट को रीड करेंगे ना दोस्तों, वो करेंगे 3 to 5 डायरेक्शन में। ये याद रखिएगा कि जो टेम्पलेट की रीडिंग होती है, टेम्पलेट किसको कह रहे हैं, जो पुराना वाला डीएनए का स्ट्रैंड है जिसको हमने अलग अलग किया था, जिसको पढ़ करके नई की सिंथेसिस होनी है, वो टेम्पलेट कहलाएगा। तो टेम्पलेट की जो सिंथेसिस होनी है वो सिंथेसिस नहीं, सॉरी, टेम्पलेट की जो रीडिंग होनी है, क्योंकि टेम्पलेट को रीड करना है, सिंथेसिस तो नए वाले को करना है। तो टेम्पलेट की जो रीडिंग है वो होगी दोस्तों 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की। तो ये डीएनए पॉलीमरेज की कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को याद में रखनी है। एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। नई सिंथेसिस अपनी तरफ से कभी स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको पहले से एग्जिस्ट करती हुई एक छोटी सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहली खूबी तो इसकी ये हो गई, पहले से एग्जिस्ट करता हुआ एक छोटा सा टुकड़ा इसको चाहिए। इस टुकड़े को हम क्या नाम देंगे, प्राइमर। जो स्टार्टिंग सिग्नल चाहिए ना इसको, वो कौन देगा, प्राइमर देगा। तो प्राइमर क्या हो गया, जो डीएनए बनना है उसका इंजन हो गया, समझ में आ गया। और याद रखिए ये जो प्राइमर है दोस्तों, ये काय का बना होगा, ये प्राइमर बना होता है बच्चों आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का। जो एंजाइम इसको बनाएगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे प्राइमेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपको जोड़ना है तो वो एंजाइम कौन सा होगा, आरएनए का पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब आप कहेंगे सर डीएनए की सिंथेसिस करा रहे हो, आरएनए का क्या काम है, यहां पे आरएनए क्यों डाल रहे हो बीच में। इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए के ही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा ना। अब आप कहेंगे सर आरएनए क्यों डाल रहे हो, डीएनए का बनवा लो, आपको चेन ही तो चाहिए ना। ये बात आपके दिमाग में आ सकती है और आनी भी चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, यार एक बात बताओ, जब डीएनए पॉलीमरेज इस नई सिंथेसिस को नहीं कर सकता तो डीएनए की जो चेन है, यदि हम मान लीजिए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को ना लें तो डीएनए की चेन बनानी पड़ेगी। तो डीएनए की चेन कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज ही तो बनाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज यदि इस प्राइमर यानी कि चेन को ही बना ले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, तो फिर उसे सिंथेसिस नहीं करने में क्या दिक्कत है, वो कर ही नहीं सकता ना, पहला न्यूक्लियोटाइड अपनी तरफ से ऐड ही नहीं कर सकता, तो वो प्राइमर भी नहीं बना सकता। भाई समझ में आ गई ना आपके। तो डीएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। और आरएनए पॉलीमरेज तो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा भाई, डीएनए को नहीं जोड़ेगा।
हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि डीएनए में आपने आरएनए घुसा दिया है, तो ये जितने भी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको चुन चुन करके एक एक करके हम लोग बाद में प्रूफ रीडिंग के दौरान अलग करेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे डीएनए के सही न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा। ये बात आपकी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा डीएनए पॉलीमरेज की खास बातें। एक बार फिर समराइज कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना कि डीएनए पॉलीमरेज अपनी तरफ से कोई नई सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ एक प्राइमर चाहिए जो इसको 3' ग्रुप प्रोवाइड कर दे, ठीक है। पहली चीज वो हो गया प्राइमर। दूसरा काम क्या है कि ये जो भी टेम्पलेट की रीडिंग करेगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा 3' to 5' ही करेगा, उल्टा उल्टा कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट की रीडिंग 3 to 5 होगी तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि जो नई सिंथेसिस होगी दैट विल ऑलवेज बी इन 5' to 3'। रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 3' इसको फ्री मिल रहा है, तो वहां से जब ये कनेक्ट करेगा तो लास्ट भी 3' से ही करेगा, तो इसीलिए डायरेक्शन क्या हो गई 5 to 3। ओके, तो ये सारे कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां आपको बता देता हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है बच्चों, है ना। तो रेप्लिकेशन फोर्क पे एक स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज की एक यूनिट काम करेगी, ठीक है। दूसरे स्ट्रैंड पर दूसरी यूनिट काम करेगी। ये दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, किंतु ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, रेप्लिसोम। क्या बनाते हैं बच्चों, रेप्लिसोम। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन क्या होगी, ओवरऑल ऐसे होगी, ऐसे होगी, है ना। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि ये यूनिट और ये यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, मतलब ऐसे कभी भी नहीं होगा, ये इधर और ये इधर, या ये इधर दूसरी वाली उधर, ऐसे नहीं होगा। जैसे ट्रेन चलती है किसी ट्रैक के ऊपर, तो आपको मालूम है ना, दोनों उसके जो व्हील्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक व्हील आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, एक इधर जाएगा एक इधर चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और डायरेक्शन ओवरऑल क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, खुले हुए वाले हिस्से से उस हिस्से की तरफ होगी जो अभी खुला हुआ नहीं है, यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन ये आनी है। अब यदि दोनों बातों को साथ साथ मिला दिया जाए, मतलब ये वाली बात भी मिला दी जाए, डीएनए पॉलीमरेज के दोनों यूनिट्स के साइमल्टेनियसली एक साथ काम करने वाली, और वो डायरेक्शन वाली बात भी मिला दी जाए, 3' to 5' रीडिंग टेम्पलेट की और 5 to 3 सिंथेसिस, ये सारी की सारी चीजें यदि मिला दी जाएं तो मामला कुछ उलझ जाता है ना। एक बड़ी उलझन सी पैदा हो जाती है और इसी उलझन की वजह से स्टूडेंट्स को कुछ चीजें समझ में नहीं आती। तो वो सारा का सारा जो मिस्ट्री है ना, अभी थोड़ी देर में हम लोग रिवील आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बड़ी सी रेप्लिकेशन फोर्क बना लेते हैं बच्चों यहां पे। तो किस तरीके से बनेगी, चलिए थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है और इसमें हम इनकी डायरेक्शंस लिख लेते हैं। ये मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए, ये हो गया हमारा 5', तो ये हो जाएगा 3'। इनकी डायरेक्शंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर वाला 5 है तो ये नीचे वाला 3 हो गया, ये इस तरीके से हो गया, है ना। तो पोलैरिटी आप लोग सब जानते ही डीएनए की किस तरीके से होती है। अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं आपके पास जिनको हमने अलग अलग किया हुआ है और यहां पर अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, है ना। कलर चेंज मुझे बार बार करना पड़ रहा है, किंतु आप लोग समझ लीजिएगा कि यहां पर अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोस्तों लगे हुए हैं ना। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन कट करेगा, आप सभी को मालूम है, हेलिकेस करेगा और टोपोआइसोमरेज का रोल आपको मालूम ही है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब समझिए यहां पे कि किस तरीके से बात बनेगी। सबसे पहले हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखते हैं, है ना। और यहां पर डीएनए रेप्लिकेट जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, उसकी एक यूनिट यहां पर काम कर रही है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज है। अब डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले यहां पर क्या चीज की जरूरत है, आप सभी को मालूम है, प्राइमर की जरूरत है।
तो प्राइमर की जरूरत यहां पर पड़ेगी, और वो प्राइमर दोस्तों हमने यहां पर बना लिया, और वो प्राइमर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों प्राइमर। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने बना दिया जिससे कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। ये है प्राइमर, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड है तो ये एंड कौन सा हो जाएगा बच्चों, 5 प्राइम एंड। जो नया सिंथेसिस होगी उसके लिए ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को इस वाले पॉइंट पर एक 3' ग्रुप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला 5 है तो यहाँ 3' इसको मिल जाएगा, तो यहां से ये सिंथेसिस अपनी स्टार्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम इसको आने वाली नहीं है। तो यहां जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपको मालूम है, AT CG सब लगे हुए होंगे, ये आप सब जानते ही हो। ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, है ना। दोनों स्ट्रैंड्स पर इस तरीके से ये लगे होंगे, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्राइम हो गया। अब सिंथेसिस कहां से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे डायरेक्शन क्या होगी, बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। याद क्या रखना है कि ये वाला जो एंड है जो 3 है, तो इसकी जो रीडिंग हो रही है, ऊपर वाले स्ट्रैंड की जो रीडिंग हो रही है, वो रीडिंग की डायरेक्शन क्या है। केवल टेम्पलेट की बात करिए आप, ग्रीन वाले स्ट्रैंड की 3 to 5, 3 to 5, समझ में आ गया। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, इधर से इधर की तरफ हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ। और सिंथेसिस 5 से आगे चलते चले जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो जहां पर भी खत्म होगी तो वो 3 हो जाएगा, है ना। अभी तो इसको मिटा देते हैं, इसको कंटिन्यूएशन में ले आते हैं। ठीक है, और ये तो मिटाना ही पड़ेगा। हाँ, अब नीचे वाले स्ट्रैंड को देखिए, यहां आपको दिक्कत लगेगी कि नहीं लगेगी। यहां दिक्कत क्या आएगी बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर आने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि यदि यहां ये एक डीएनए पॉलीमरेज की यूनिट है और आपको मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, यहां कैसे काम होगा, यहां बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि यहां पोलैरिटी उल्टी है, क्योंकि ये स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्योंकि ये तो 3 to 5 था, तो ये वाला हो गया 5। टेम्पलेट की जो सिंथेसिस है वो होनी है बच्चों 3 to 5, ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम। टेम्पलेट जो है, ग्रीन वाला स्ट्रैंड जो है, इसकी रीडिंग हमें 3 to 5 करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसे रीड कर ही नहीं सकते, आप रीड ऐसे ही करोगे। समझ में आ गया। आप कितना भी कर लो, कोई आपको ये बोले कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, राम इज गोइंग, क्या आप इसको उल्टा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। यदि कोई आपसे कहे कि नहीं भैया ये सेंटेंस है, आपको ऐसे ही रीड करना है, पर फिर भी आप इसको ऐसे ही रीड करोगे जितना आपको दिख रहा है। मान लीजिए बहुत लंबा सेंटेंस है, उसका जितना पोर्शन आपको दिख रहा है उतने पोर्शन को आप रीड ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपको आता ही रीड ऐसे ही करना है। लेफ्ट टू राइट ही आप इसको रीड कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट आप इसको रीड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सेम इज द सिचुएशन हियर कि जो टेम्पलेट की रीडिंग है वो 3 to 5 होनी है, यानी कि इधर से इधर की तरफ होनी है, इधर से इधर। बट प्रॉब्लम क्या है कि चलना इधर है, चलना हमें इधर है, तो क्या होगा, हम एक प्राइमर को लेकर के आएंगे, प्राइमर लाएंगे बच्चों यहां पे, और वो प्राइमर क्या करेगा, वो प्राइमर बच्चों यहां आकर के लगेगा इस पॉइंट पे, ये प्राइमर हो जाएगा। और सिंथेसिस कहां से कहां होगी, 5 to 3, तो ये वाला जो एंड होगा ये क्या हो जाएगा 5, और सिंथेसिस इधर की तरफ होगी, यानी कि टुवर्ड्स 3। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की विसिनिटी में, इसकी परिधि में, इसकी सीमा के अंदर, ठीक है, इसकी प्रॉक्सिमिटी में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स इसको नजर आ रहे हैं उनको ये रीड करेगा 3 to 5 ही, और सिंथेसिस करेगा 5 to 3 ही, क्योंकि ये जानता ही नहीं है बाकी कोई और सिंथेसिस। समझ में आ गया। इस वाले स्ट्रैंड पर आपको कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां तो आपको जिस डायरेक्शन में चलना है उसी डायरेक्शन में रीड करना है, किंतु यहां क्या है कि चलना कहीं और है, पढ़ना कहीं और है। एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, अब अगली सिचुएशन क्या होगी, अगली सिचुएशन क्या होगी कि मान लीजिए ये डीएनए पॉलीमरेज उठ करके आगे आ गया, ठीक है, तो मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए अगली जो पोजीशन है वो डीएनए पॉलीमरेज की ये वाली है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन में ये पॉलीमरेज आ गया, यहां से उठ करके इधर आ गया। अब जरा गौर करिएगा, क्या मुझे यहां पर और प्राइमर की जरूरत है ऊपर वाले स्ट्रैंड पे?
कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहां जो सिंथेसिस की हुई है और मेरा पेन यहीं पे रखा हुआ है। एक मिनट ब्लू कलर सेलेक्ट करने दीजिए। हाँ, क्योंकि आप देखिए यहां पे मैंने यहां एक प्राइमर लिया था और इस प्राइमर से मैंने सिंथेसिस स्टार्ट की, तो यहां जो मैंने छोड़ा हुआ है ये कौन सा एंड है बच्चों, 3-OH ही है ना यहाँ पे, क्योंकि ये 5 है तो ये 3 ही होगा। तो यहां कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है, सिंथेसिस कंटिन्यू इसी में ही आगे बढ़ जाएगी, कोई ब्रेक नहीं आएगा, किसी प्राइमर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सिंथेसिस कंटिन्यूअसली इसी में आगे आ जाएगी। मतलब दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ये पेन मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां से चल रहा हूं तो ये यहां और फिर मैं यहां आगे इसे कंटिन्यू कर रहा हूं, फिर मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करता चला जाऊंगा इसी तरीके से। मुझे सही डायरेक्शन में 3 to 5 रीडिंग मिल रही है और मैं सिंथेसिस भी 5 to 3 करता चला जा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो ये जो पॉइंट है, यदि कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा एक बार बैक कर लीजिए, ठीक है। मैं बता तो नहीं सकता आपको दोबारा, किंतु वीडियो आप बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है ना, ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको बोलेंगे बच्चों हम लीडिंग स्ट्रैंड। मतलब स्ट्रैंड तो यही वाला होगा नीचे, मतलब ये जो पूरा स्ट्रैंड है इसे बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करता हुआ, दैट्स व्हाई लीडिंग। नीचे वाले को देखिए, यहां आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका पेन कहां था, इसको याद रखिए। मतलब मैंने प्राइमर लिया था ये और मैंने सिंथेसिस की थी यहां, ये की थी ना, तो मेरा पेन तो यहां खड़ा हुआ है, आगे तो कुछ है नहीं, आगे मैं जा नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे कहां से सिंथेसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी? ये जो नए न्यूक्लियोटाइड मुझे मिल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की जो नई पोजीशन है, उसमें मुझे रीड ऐसे ही करना है, यहां से यहां रीड करना है, क्योंकि और मैं कुछ जानता नहीं। तो मुझे एक प्राइमर यहां पर फिर चाहिएगा, क्योंकि ये एक नई सिंथेसिस होगी। यदि इसी में कंटिन्यू हो रही होती तो मुझे प्राइमर की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गई ना बात? अब क्योंकि ये नई सिंथेसिस में यहां स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां फिर मुझे एक प्राइमर चाहिएगा, चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो मुझे अपना पेन उठाना पड़ा या नहीं पड़ा, जरा बताइए। यहां छोड़ा था, यहां से उठा करके यहां फिर रखना पड़ा, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई नहीं हुई? कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई। अब फिर मुझे इधर से इधर चलना पड़ेगा ऐसे, यानी कि ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, इसी तरीके से आगे फिर अगली पोजीशन पर यही सिचुएशन को हम दोहराते चले जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो स्ट्रैंड है ना नीचे ग्रीन वाला, इट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, ये लेग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, बल्कि छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में हो रही है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो रही है। और इन्हीं टुकड़ों को बच्चों हम क्या नाम देंगे? इन टुकड़ों को हम नाम देंगे, कुछ और कलर ले लेते हैं, इन टुकड़ों को नाम देंगे हम ओकाजाकी सेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनने का रेशनल क्या है, क्या औचित्य क्या है? यही है कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और डीएनए की ओवरऑल डायरेक्शन एक ही रहनी है, दोनों यूनिट्स को एक साथ ही काम करना है, दोनों यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उसकी वजह से एक स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस होगी वो कंटिन्यूअस होगी, एंड द सिंथेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड व्हिच इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पीसेस, शॉर्ट सेगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट्स। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में बच्चों अच्छे से आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में हम बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, केवल इतना मैं आपको और बता देता हूं कि जब हम सिंथेसिस कर लेंगे, है ना, इधर भी करेंगे और उधर वाली साइड भी करेंगे, तो ये जितने भी छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं इनको सबको हमें जोड़ना पड़ेगा और इनको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। प्राइमर क्योंकि आरएनए के हैं, प्राइमर तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जितने भी प्राइमर्स हैं इन सबको दूर करना ही करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर की जरूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होगी, बट कम होगी, मतलब एक ही की जरूरत है। यहां पर हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए आपको जरूरत है। ओकाजाकी सेगमेंट्स प्रोकैरियोट्स में थोड़े लंबे होते हैं, यूकैरियोट्स में थोड़े छोटे छोटे होते हैं, किसी में 200 का होता है ना, 300 का, इस तरीके से बेस न्यूक्लियोटाइड्स के ये ओकाजाकी सेगमेंट्स बने होते हैं। फाइनली इनको सबको आपको आपस में जोड़ना है और प्राइमर को अलग करना है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। कौन करेगा?
डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। जब ये बना लेगा तो अपने ट्रैक पर वापस लौटेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। इसमें एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटीज इस्तेमाल होंगी, डीएनए लाइगेज का यूज होगा, किंतु वो सारी की सारी चीजें यानी कि प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म, ये सारे के लिए अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है बच्चों। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, कि किस तरीके से प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म होता है। किंतु अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन कैसा लगेगा देखने में एक रेप्लिकेशन बबल पे, वो मैं आप लोगों को जरा समझा देता हूं, तो उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अभी हमने केवल एक फोर्क की बात की थी, एक छोटी सी रेप्लिकेशन बबल यहां थी, ये बबल थी कि नहीं दोस्तों? हमने इसके आधे हिस्से को अभी लिया था, केवल इतने इतने पार्ट को लेकर के हमने अभी रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म समझा था, ठीक है। तो इसी को मैं यहां पर बड़ा करके आपको समझा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, रेप्लिकेशन इधर भी होगा, रेप्लिकेशन इधर भी होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ओके। देखिए कैसे होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बना लेते हैं। ये है बच्चों एक रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया, कोई भी मान लीजिए 3 मान लीजिए, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये वाला पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, इसको O मान लेते हैं, तो ये भी नीचे O हो गया। तो 3 से ये वाला 5 हो गया और ये वाला 3 से फिर 5 हो गया, है ना। लिख देते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, 3 to 5 और ये वाला हो गया 3 to 5। इसी तरीके से ये 5 to 3 और ये हो गया 5 to 3, मतलब एक कंटिन्यूएशन में है पूरा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डिफरेंस है नहीं। मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया है कि ओके, इधर यदि हम डीएनए को तोड़ दें तो ये वाला एंड 5 बनेगा, इधर तोड़ेंगे तो ये वाला एंड 3 प्राइम बनेगा। अब समझने की जरा कोशिश ये करनी है आपको, इसको मैं डॉटेड लाइन से सेपरेट कर देता हूं। ये 2 अलग अलग फोर्क है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी आपको मालूम है, हमेशा चौड़े वाले हिस्से से सकरे वाले हिस्से की तरफ होगी, ऐसे हिस्से की तरफ होगी जो अभी खुला हुआ नहीं है। यानी कि इतनी वाली, इस वाले को भूल जाइए आप, इतने वाले को, तो केवल इतनी वाली जो फोर्क है, ये वाली जो फोर्क है, इसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन की ओवरऑल डायरेक्शन ये होगी, और ये वाली जो फोर्क है, इस फोर्क के लिए जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो ये होगी। क्लियर है ना? चलिए अब ये बताइए कि पहले हम इस वाली फोर्क की बात करें, ये वाली फोर्क की बात करें, एक सेकेंड। इस फोर्क में लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा जरा बताइए। अब कलर ले लेते हैं दूसरा, तो इससे कुछ अपने को बात बनेगी। अब यहां से रेप्लिकेशन यदि स्टार्ट होता है तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 to 5 डायरेक्शन में है। डीएनए पॉलीमरेज इसको करेक्ट डायरेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि वो 3 to 5 टेम्पलेट को अच्छे से रीड करता है। तो ये स्ट्रैंड लीडिंग हो जाएगा, यहां पर आपको एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और सिंथेसिस कैसी हो जाएगी बच्चों, ऐसे कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस। किंतु ये वाला जो स्ट्रैंड है ये कैसा हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा बच्चों बताइए, लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो क्या होगी, ऐसे 5 to 3, मैं केवल एक लिख दे रहा हूं, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में होगी ऐसे, और हर पीस एक प्राइमर से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस वाली फोर्क के लिए हो गया। अब इस वाली फोर्क के लिए यदि हम बात करें, इतने को भूल जाइए आप, सोच लीजिए इतना हमने अभी मिटा दिया है, केवल यहां हम बात करें तो यहां हम चलेंगे तो ऊपर वाला स्ट्रैंड लीडिंग होगा, क्योंकि 3 to 5 आ रहा है ये वाला, तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा ऐसे। समझ में आ गया? 5 to 3। नीचे वाला स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा इस वाली फोर्क के लिए, है ना। तो यहां सिंथेसिस कैसे होगी बच्चों, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में होगी, हर पीस एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट से स्टार्ट होगा। यहां केवल आपको एक ही प्राइमर की जरूरत होगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइमर है।
तो अब जरा हम दूर से देखें तो ये सिचुएशन या ये पिक्चर हमें कैसी नजर आ रही है, बहुत खूबसूरत नजर आ रही है और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी कर रही है। ठीक है, तो चाहे बबल आप इधर वाली लें, चाहे बबल आप इधर वाली लें, डायरेक्शन कोई भी आप लें, ओवरऑल पिक्चर इस तरीके की बननी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर वाला स्टैंड लीडिंग होगा या नीचे वाला लीडिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों स्टैंड्स बराबर लीडिंग होते हैं, आधे आधे लीडिंग होते हैं, आधे आधे लैगिंग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि फोर्क के ऊपर उनकी डायरेक्शन क्या है। तो आई थिंक बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, अपने व्यूज मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो मेरे को ये बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसी क्वालिटी आप लोग को लग रही है। आप लोग हर वीडियो में ये लिखते हो कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। तो दोस्तों व्यूज आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और मेरे लिए बस आप इतना कर दीजिए थोड़ी सी हेल्प कि इस वीडियो को अपने जो भी आपका सोशल मीडिया, आपका जो ग्रुप है, जो पेज है, उस पर जरूर पोस्ट करिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके, यदि आप टीचर हैं तो आपके साथ में जितने स्टूडेंट्स हैं, सबको इन वीडियोस को आप लोग दिखाइए। तो ज्यादा से ज्यादा जो पर्पस है अपना कि एक अच्छी एजुकेशन नॉमिनल कॉस्ट पे या जीरो कॉस्ट पे बच्चों तक पहुंच सके, बस वही मेरा जो पर्पस है वो पूरा होना चाहिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और जितने भी जानकार आपके हैं उनको भी सब्सक्राइब कराइए। तो अगले वीडियो में दोस्तों प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।